चलिए आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं जीव विज्ञान में पोषण के बारे में। पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, किस दृष्टिकोण से है, इस बात को जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश हम और आप करते हैं आज। तो सबसे पहले पोषण, जिसे अंग्रेजी में न्यूट्रिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको कहते हैं न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस कहते हैं पोषण को। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो सबसे पहले पोषण के बारे में हम लोग जाने कि पोषण प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण है और प्राणियों में बहुत सारे कार्य संपन्न होते रहते हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता उचित है, होती ही रहती है। और ऊर्जा भोजन से प्राप्त, कहां से प्राप्त होती है ऊर्जा? भोजन से प्राप्त होती है। इस बात को जरा से गौर से। अतः जीव शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए ऊर्जा उत्पादन तथा वृद्धि एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ अपने बाहरी वातावरण से ग्रहण करे और उसे उपापचय के द्वारा इसे जीव द्रव्य में खपने योग्य बना। ये जीव का पोषण कहलाता है। क्या कहलाते हैं? जीव का पोषण कहलाता है। तो पौधों में भी पोषण का प्रकार है जो कि हमें ऑक्सीजन देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा कि पौधों के बारे में, पौधों में पोषण के प्रकार को समझते हैं। कहां समझते हैं? पौधा में पोषण के प्रकार को जरा सा विस्तार से समझते हैं। तो इसको ऐसे समझा जाए कि पोषण विधि के आधार पर पौधों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इस जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशी पौधे। इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ ऑटोफाइट्स। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जो वातावरण से अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, अमोनिया, नाइट्रेट, जल, लवण इत्यादि लेकर पोषक पदार्थ स्वयं बनाते। ऐसे दो प्रकार के पौधे। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के पौधे। पहला चलिए रासायनिक संश्लेषण के बारे में जानते हैं जिसे अंग्रेजी में थर्मोस्टेट कहते हैं। आप इसको इस भाषा में केमोसिन फैक्ट कहते हैं। केमोसिन फैक्ट कहते हैं। रासायनिक संश्लेषण। इसको कहते हैं केमोस्थेटिन। इसको क्या कहते हैं? केमोस्थेटिन। कुछ जीवाणु अपना भोजन प्रकाश की अनुपस्थिति में कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से संश्लेषित करते हैं। जिसे रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोपस इत्यादि। अब इसी में बात आती है प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेटिक कहते हैं। तो पौधों में उपस्थित पर्णहरित और सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन बनाते। पौधों में उपस्थित पर्णहरित सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर बदल कर अपना भोजन बनाए, जैसे हरे पादप, यूग्लिना इत्यादि। अब बात कर लेते हैं विविध, इसको सीधी भाषा में समझिए, विविध पोषी और विषम पोषी दो पौधे होते हैं, जिसे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे द्वारा बनाए गए पोषक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, वो विषम पोषी जैसे निम्नलिखित प्रकार के पौधे होते हैं। परजीवी पौधे, ये वे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे या जीवों से ग्रहण करते, परजीवी पौधे कहलाते हैं। और ये पौधे जिनसे परजीवी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषक पौधे कहलाते हैं, जैसे कवक, शैवाल। तो परजीवी पौधे के शरीर का कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परजीवी मृत कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी मृत। जबकि पोषक के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उनसे भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है, परंतु कुछ परजीवी जैसे जीवाणु में परजीवी मूल का अभाव होता है और ये परजीवी सीधे पोषक के शरीर की कोशिकाओं में घुस जाता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं मृतोपजीवी पौधे की, जिसे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। वैसे पौधे जो मृत जीवों के सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते, मृतोपजीवी पौधे कहलाते, जैसे यीस्ट, ड्यूकर, पेंसिलियम आदि। अब बात कर लेते हैं इसी कड़ी में सहजीवी पौधे भी, सिम्बियोट्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सिम्बियोट्स कह सकते हैं, सरल भाषा में सिम्बियोट्स कह सकते हैं। दो पौधे का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसके द्वारा दोनों पौधे लाभान्वित हैं, तो इस क्रिया को सहजीविता एवं प्रत्येक पौधे को सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन में कवक तथा शैवाल में संबंध, शैवाल का संबंध। तो लैम्बियोनेसिसी कुछ कुल के पौधों में बैक्टीरिया का वास है, यह भी बात है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम कीटहारी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटहारी पौधे। तो कीटहारी पौधे ये ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति कीटों का भक्षण एवं पाचन करते रहते हैं, वे कीटधारी पौधे। ऐसे पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते, जैसे कलश पादप, जिसे पिचर प्लांट्स कहते हैं, वेनिस फ्लाई, ड्रोसेरा इत्यादि। अब पौधों में पोषण के विभिन्न तत्वों की जो भूमिका होती है उसको जानिए कि रोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन प्लांट्स न्यूट्रिशन क्या होता है। पौधों के पोषण में विभिन्न तत्वों की भूमिका। 16 आवश्यक तत्व है। कैलिफोर्निया में आर्नोल्ड 1954 के द्वारा ये बताया गया है कि पौधों के पोषण में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
तो सबसे पहले खनिज पदार्थ नहीं होते हुए भी पौधों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पौधा इन्हें वायुमंडल एवं जल से अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर और कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण किया जाता है और उसके सहयोग से पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाता है। तो ऑक्सीजन जीवित कोशिकाओं के श्वसन में काम आती है। पौधे की कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य के निर्माण में ये तीनों तत्व महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक गैसीय तत्व है जो वायुमंडल में स्वतंत्र मिलते हैं। तो इसी अभी जो आपने सुना वो कार्बन की बातें हो रही थी, अब जरा सा सल्फर की बातें करें। ये पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य में पाई जाती है। इस तत्व की कमी से पेड़ों और पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है और पौधों में फल नहीं बनता। ये भी बात। तो इसी करीब नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों जरूरी है, इस बात को जरा सा समझें। इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। यह तत्व पौधों में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और इसकी कमी से पौधा की वृद्धि रुक जाती है तथा इसके अधिकांश से पौधे में फूल विलंब से लगते हैं। इसकी अधिकता से, मतलब नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों में फूल क्या होते हैं, विलंब से होते हैं, लगते हैं और पौधा रोगों के लिए अधिक संवेदनशील बन जाता है। तो 16 ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो पौधों के, मतलब पौधों के पोषण में उसकी भूमिका है। तो जिसमें से 3 पर अभी आपने चर्चा सुनी है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के बारे में। अब इसके बाद आपके पास कुल 13 ऐसे तत्व बच जाते हैं जिनको कि जानना आप सबों के लिए बेहद ही जरूरी है। उसके बगैर कुछ कहना मुश्किल है। जब तक इस बात को विस्तार से नहीं समझते हैं हम और आप, तब तक क्या मान। तो अभी हमने पढ़ा कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। ये 3 चीज के बारे में थोड़ी सी विस्तार से हम लोगों ने बातें की आपस में। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं जरा सा फास्फोरस की। किसकी बात हो जाएगी, फास्फोरस की बात। तो अभी ये 3 बातें हमने यहां सीखी है, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के बारे में। अब बात कर लेते हैं पोषण से संबंधित फास्फोरस। इसको जरा से, ये चौथी बात है। जबकि 16 ऐसे पोषक तत्वों से ये इसकी दुनिया चलती है पौधों की, तो उसी कड़ी में यह फास्फोरस भी एक चीज है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जो फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। इसकी भूमिका कोशिका के निर्माण और बीजों के निर्माण एवं फसल की परिपक्वता में अधिक महत्वपूर्ण है। तो वही पोटेशियम की भी जरूरत होती है। इसकी भूमिका पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण होती है। इसकी कमी से पत्तियां पर क्या होती है, अंगमारी हो जाती है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट। तो बात यही कर लेते हैं कैल्शियम। यह डीएनए तथा आरएनए का प्रोटीन से संयुक्त करने, क्रोमोसोम का निर्माण और वसा की संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन के में उपयोगी होता है। तो ये पौधे में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में उपस्थित रहता है।
और इसकी कमी से कुछ पौधों में बीज नहीं बनते और क्लोरोप्लास्ट ठीक ढंग से कार्य नहीं करता। और मैग्नीशियम क्या चीज होती है इसको समझिए। इसकी भूमिका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है और यह क्लोरोफिल में संयोजन कर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। और इसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं, जिसे हरिणहीनता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोसिस कहते हैं। अब लोहा क्यों जरूरी है? यह श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी करता है और यह क्रेब्स चक्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब यह जीव द्रव्य तथा केंद्रक के क्रोमेटिन में पाया जाता है। तो पौधों में आयरन, इसको समझिए, की कमी के कारण क्लोरोसिस होता है और क्लोरोप्लास्ट का विघटन तथा अनाजों की पत्तियों में पीली धारियां बनने लगती। मैग्नीज जो है, इसकी आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में आवश्यक भूमिका निभाता है और इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती, कलर चेंज हो जाता है, रंग। अब तांबा क्या चीज है, इसका क्या उपयोग? यह श्वसन में उपयोगी विकारों में उपस्थित होती है। इसकी कमी से हरिणहीनता, पौधे का मुरझाना एवं सूखना आदि होती है अगर तांबा की कमी होगी तो। अब जी, इसकी कमी से पौधे बौने होते हैं, फल का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियां छोटी रह जाती है और यह इंडोल एसिटिक अम्ल में संश्लेषण में उपयोगी होता है। अब यही बात कर लेते हैं बोरॉन। यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक और इसकी कमी से पौधों में शूट ट्रिप नष्ट हो जाती है, जिससे आलू में ब्लैक स्कर्स बीओ की कमी। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं मॉलिब्डेनम की। यह नाइट्रोजन में मेटाबॉलिज्म के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है और इसकी कमी से फूल और पत्ता गोभी में विप्टेल बीमारी आती है। अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं। इस तत्व की कमी से पौधे में नई पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है। मक्का, पत्ता गोभी की पत्तियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती। तो प्रकाश संश्लेषण क्या, कैसे जरूरी है, किस लिए जरूरी है, इस बात को जरा सा गौर से। सभी पौधों को अपने जीवन का विविध क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। सभी पौधों को अपने जीवन की विविध क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और जीवों का यह ऊर्जा उनके भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं के घटित होने वाली वह क्रिया है जिससे पौधों के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं, तथा भूमि से अवशोषित जल H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल अप्रधान रचना बाय प्रोडक्ट के रूप में विकसित और निष्कासित। यह क्रिया पर्णहरिण की उपस्थिति में ही संपन्न हो सकती। तो प्रकाश संश्लेषी रंग, जिसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी रंग क्लोरोफिल हरे रंग का होता है जो हरित लवक में पाया जाता है और क्लोरोफिल या पर्णहरिण सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसके अतिरिक्त हरि कनक में दो
कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल पाया जाता है, जिसकी भूमिका प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में जरा सा एक बात पर और विस्तार से नजर दें कि जंतुओं में पोषण क्या जरूरी कार्य को आगे करता है और क्या उसका जरूरी नहीं पूरा करके उसका कार्य नहीं है। जबकि प्रायः सत्य है कि पोषण की आवश्यकता हर किसी चीज को। तो जंतुओं में जो पोषण है, तो जंतुओं में जीवन के विविध क्रियाओं के लिए आवश्यक शरीर ऊर्जा के में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त हो। जंतुओं में जीवन की विविध क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा में भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त। अब इसके अतिरिक्त जंतु अपने भोजन के द्वारा खनिज, लवण, विटामिन एवं जल भी ग्रहण करते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होता है। इन्हें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण का अनुपात जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीकरण के अनुपात के रूप में अनुरूप होता है और इसका सामान्य सूत्र क्या है? CH2। तो सामान्य रूप से ये भोजन में शर्कराओं और अघुलनशील मंडों के रूप में उपस्थित हो और रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। तो मोनोसेक्राइड यह शर्करा की सबसे सरल अवस्था है। इसमें कार्बन के 2 या 2 से अधिक परमाणु इसके एक अणु में हो सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोडोज और मैनोज जैसे। तो डाइसेरेकाइड्स के बारे में जानिए कि समान तथा भिन्न मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसेक्राइड एक अणु का निर्माण होता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज। तो ग्लूकोज को यदि जोड़ा जाए, ग्लूकोज और ग्लूकोज को यदि जोड़ा जाए तो माल्टोज, और ग्लूकोज में फ्रक्टोज को जोड़ा जाए तो सुक्रोज, और ग्लूकोज में लैक्टोज को जोड़ा जाए तो लैक्टोज। मतलब जोड़ने की क्रिया, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज लैक्टोज। तो 3 से 6 मोनोसेक्राइड अणुओं के पारस्परिक समायोजन के फलस्वरूप जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसे ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिगोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब मोनोसेक्राइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील पॉलीसेक्राइड अणुओं का निर्माण होता है और इसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 और यह सेल्यूलोज एवं ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या होते हैं, जैसे इसको विस्तार से समझें। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना, प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और शरीर के अनेक पदार्थों के मुख्य घटक होते हैं
जैसे कोशिका एवं कोशिका द्रव्य। तो कुछ विशेष जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है और शरीर में भोजन संचय के तरह कार्य भी करता है। वसाएं, जिसको आप समझिए, जिसे आप फैट्स के रूप में जानते हैं, वसा जिसे कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन सी चीज है, जैसे कि मक्खन, घी, तेल, मूंगफली इत्यादि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की ही यौगिक होती है, किंतु रासायनिक रूप में कार्बोहाइड्रेट से भिन्न होती है और ये जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, एसीटोन, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में घुलनशील। तो वसा के एक अणु का निर्माण ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़ने से और ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुनी से अधिक ऊर्जा मुक्त करती है और वसा का संचय विशिष्ट वसीय ऊतकों मतलब एडिपोज टिश्यूज में होता है। अब वसा के प्रमुख कार्य भी होते होंगे। तो प्रति ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और त्वचा के नीचे जमा होकर वसा शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में भी सहायक होता है और शरीर के विभिन्न अंगों में चोट से भी बचाता है। तो प्रोटीन से इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडा, मछली, मांस, दाल, सोयाबीन एवं फली है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक एवं आयोडीन भी होते हैं। पूर्ण रूप से विखंडित होने के कारण इसके अणु सरल एमिनो अम्लों के अणुओं के समान रूप में, अतः प्रोटीन अमीनो अम्लों का यौगिक होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाइयां होती है। तो सभी अमीनो अम्ल के अणुओं में एक क्षारीय एमिनो समूह होता है तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, जो अमीनो अम्ल के अणु का कार्बोक्सिल कहिए उसको समूह दूसरों के अमीनो समूह से जुड़ता है तो वह एक पेप्टाइड यौगिक बन जाता है और इसे पेप्टाइड बंध है। तो ऐसे ही बंध के द्वारा संयोजित होकर अमीनो अम्ल पेप्टाइड का निर्माण करते हैं, परंतु यह पेप्टाइड आपस में संयोजित होकर क्रमशः पेप्टॉन्स एवं प्रोटीओजेज का निर्माण करती है, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के कार्य भी कुछ इस प्रकार से है, जिसको कि आप जरा सा समझने की कोशिश करें। कोशिका, ऊतकों और जीवद्रव्य के निर्माण में ये सहायक होते हैं प्रोटीन, और एंटीबॉडीज के निर्माण में भी सहायक होते हैं। उसके बाद शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं और शारीरिक वृद्धि में सहायक होते तथा एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होते। तो जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रण के रूप में ये कार्य करते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो प्रति ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। खनिज लवण, जिसे मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं। ये स्वतंत्र एवं सम्मिलित रूप से हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं और इन्हें रचनात्मक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के
रोगों को लगने से बचाता है। और इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम तथा लौह। अब इसी क्रम में जरा सा कैल्शियम को पढ़ लेते हैं। अस्थि एवं दांतों का निर्माण करते हैं ये कैल्शियम। हृदय की धड़कन को सुसंचालित करते हैं कैल्शियम। रक्त के जमने की क्रिया में सहायता करते हैं और नाड़ियों को स्वस्थ रखते हैं कैल्शियम। एंजाइम इनकी सहायता से स्रावित होते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या है जरा से इसको पढ़ो। ये दूध से प्राप्त होता है। दूध से बनी वस्तु जैसे पनीर हो गई, दही हो गई, और हरे पत्ते वाले शाक में भी कैल्शियम पाया जाता है। अब फास्फोरस भी जरूरी है, तो ये कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थि एवं दांतों का निर्माण करते हैं फास्फोरस, और एवं वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं, और रक्त में इनकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। स्रोत इसका है दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवा और कुछ संपूर्ण अनाज से भी प्राप्त। अब लौह के बारे में बात करते हैं कि ये रक्त में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक है। स्रोत इसका क्या है? कलेजी, जिसे यकृत कहते हैं। और इसके सर्वोत्तम स्रोत कौन कौन से हैं? अंडा है, पालक है, अनाज है, मेवा, ये सारा चीज जिससे मिल रहा है। अब आयोडीन क्या चीज है? ये थायराइड ग्रंथि द्वारा सांद्रित थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है तथा शरीर में होने वाले उपापचय की गति को नियंत्रित। अब स्रोत इसका क्या क्या है इसको जानिए। समुद्री वनस्पति इसका स्रोत है, मछली इसका स्रोत है, आयोडीन युक्त लवण इसका स्रोत है। इसकी कमी से क्या होता है? गंडमारा नामक रोग। अब सोडियम की जरा सा बात, रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है? रक्त दाब को नियंत्रित करता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। लवण, मांस, मछली, दूध, अंडा इसके बहुत बड़े और अच्छे से स्रोत माने गए। अब इसी क्रम में जरा सा हम लोग यदि आगे निकल कर देखते हैं इस बात को कि ये चार चीजें जब इतनी सहायता होती है तो कोई एक ऐसी चीज और होगी जो कि शरीर के निर्माण में भी कार्य करती है, तो वो क्या होगी? इसको जरा सा देखिए। वो होगी पोटेशियम। पोटेशियम इसकी भी जरूरत है। पोटेशियम क्या चीज है इसको? यह हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी इसके अच्छे स्रोत है। विटामिन, अब विटामिन को जरा सा समझिए। ये बहुत ही अल्प मात्रा में जंतु के शरीर में होते हैं जो उपापचय को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। हालांकि विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इसकी कमी उपापचय को त्रुटि पूर्ण बनाकर शरीर को रोग मुक्त कर। तो इसी कड़ी में जरा सा बात कर लेते हैं। अब आगे ही बात होगी अगले कड़ी में।